स्टूडेंट्स, आज हम मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहद अणु के बारे में स्टडी करेंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है या कितने इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में इनके जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मैक्रो यानी वृहद, मॉलिक्यूल्स यानी अणु, यानी कि जब अणु आपस में जुड़कर एक वृहद श्रृंखला बना लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। या फिर जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है उसे अपन क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहद अणु कहते हैं। सर्वप्रथम 1920 में श्रोडिंगर नामक वैज्ञानिक ने उन पदार्थों को मैक्रोमोलिक्यूल्स या वृहद अणु नाम दिया जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से अधिक पाया गया। तो वृहद अणुओं की परिकल्पना पर सबसे पहले 1920 में श्रोडिंगर ने इनको वृहद मॉलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से पुकारा। उसके बाद में 1953 में श्रोडिंगर को इसी कारण से नोबेल प्राइज से सम्मानित किया। यानी जब छोटे छोटे अणु प्राथमिक संयोजकता या सहसंयोजक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़कर ऐसे बड़े अणु का निर्माण करते हैं जिनकी जो साइज होती है वह कोलाइडी रेंज से यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, उनको या फिर जिनका अणुभार 10,000 से अधिक हो, ऐसे अणुओं को वृहद अणु कहते हैं। कहने का मतलब है कि मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में सर्वप्रथम श्रोडिंगर ने बताया और श्रोडिंगर ने कहा कि जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और इनका जो फॉर्मेशन होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, वो कई छोटे छोटे अणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो पॉलीमर होते हैं वह पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स ही कहलाते हैं, क्योंकि पॉलीमर में क्या होती है, अनेक मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ करके एक वृहद श्रृंखला का निर्माण करती है, जिससे अनेक मोनोमर यूनिट जैसे जैसे जुड़ती जाती है उसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे वैसे बढ़ता जाता है। तो जो पॉलीमर जो है कि पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो अनेक छोटी एवं सरल रासायनिक इकाइयों की बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा बनता है। और ये जो इकाइयाँ होती है जो मोनोमर यूनिट कहते हैं अपन, ये मोनोमर यूनिट आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जिन अणुओं से मिलकर बहुलक बनता है उन अणु को अपन क्या कहते हैं, मोनोमर यूनिट या एकलक इकाई कहते हैं। तो एकलक इकाइयों के परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर जो वृहद श्रृंखला या दीर्घ श्रृंखला का निर्माण होता है उसको अपन पॉलीमराइजेशन कहलाता है। जैसे एथिलीन के पॉलीमराइजेशन से क्या होता है, पॉलीएथिलीन का फॉर्मेशन होता है या पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीथीन क्या है, एक प्रकार से पॉलीमर है। तो यहाँ पर जो जितनी संख्या, यानी जैसे अपन ने लिखा CH2 का होल n, यानी इसकी बार बार इस यूनिट की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो n होता है वह दर्शाती है उसके मोनोमर यूनिट्स की संख्या को, यानी कि n का मान कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, 10 है, 15 है, जो भी है वह n उस मोनोमर यूनिट की संख्या को दर्शाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं, यानी बहुलीकरण की मात्रा कहते हैं। तो बहुलक की जो पुनरावर्त इकाई हो जाएगी वह सामान्यतः क्या होती है, एकलक इकाई के तुल्य ही होती है। तो जैसे पॉलीथीन है तो पॉलीथीन में क्या है इकाई CH2 और इसकी एकलक इकाई क्या हो जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इससे क्या होता है कि इस मोनोमर यूनिट से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण होता है जो कि एक पॉलीमर है। तो n यानी बहुलक श्रृंखला की लंबाई किस पे डिपेंड करती है, उसके n के मान पर डिपेंड करती है। और जब अपन उसका अणुभार ज्ञात करते हैं तो उस एक एकलक इकाई का अणुभार इंटू n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को पता है कि जिन बहुलकों के अंदर n की मात्रा अगर 10,000 होती है उसने अपन क्या कहते हैं, हाई पॉलीमर कहते हैं। यानी जिनमें क्या होती है, n की जो वैल्यू होती है वह 10,000 से ज़्यादा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाई पॉलीमर। और जिनमें n की मात्रा कम हो यानी 100 हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, ओलिगोमर कहते हैं। ओलिगोमर में अपना आता है रबर, प्लास्टिक और उच्च
आदि उच्च बहुलक। तो यानी कि ये n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि n की वैल्यू अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसे अपन हाई पॉलीमर कहते हैं, और n की वैल्यू अगर 100 है तो अपन उसको क्या कहते हैं, ओलिगोमर कहते हैं। नेक्स्ट है अपन देखते हैं इसमें कि जैसे अपन नामकरण, इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो जो पॉलीमर है तो उनके नामकरण में क्या होता है कि बहुलक का नाम किसके आधार पर, एकलक के आधार पर होता है, यानी कि एक मोनोमर यूनिट पर डिपेंड करता है। तो मोनोमर के आधार पर किया जाता है तथा पॉली शब्द को अपन क्या करते हैं, प्रेफिक्स के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यानी कि मोनोमर यूनिट का जो नाम है उससे पहले अपन क्या लगा देंगे, पॉली प्रेफिक्स लगाते हैं। जैसे एथिलीन है मोनोमर यूनिट, तो उसका अगर पॉलीमर बनाएंगे तो पॉली एथिलीन हो जाएगा। इसी प्रकार स्टाइरीन मोनोमर यूनिट है तो उसका पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉली स्टाइरीन। तो जिस बहुलक में क्या होता है कि एकलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की हो तो उसको अपन क्या कह देते हैं, होमोपॉलीमर कहते हैं। लेकिन जिस बहुलक की श्रृंखला में भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ हो उसको अपन क्या कहते हैं, कोपॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। तो ये है पॉलीमर का वर्गीकरण। यानी अगर पॉलीमर में केवल एक ही प्रकार की है, जैसे सारी की सारी एथिलीन मोनोमर यूनिट है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, होमोपॉलीमर या समबहुलक कहते हैं। लेकिन कई बहुलक ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो प्रकार की मोनोमर यूनिट्स होती है, जैसे नायलॉन 6,6 है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है, तो उसमें क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार की है, यानी भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। इसी प्रकार अगर एकलक अणु उनकी संरचनाओं के अनुसार देखें तो क्या होते हैं, ये भी संरचनाओं के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ रैखिक संरचना वाले होते हैं, कुछ शाखित संरचना वाले या तिर्यक बंद संरचना वाले होते हैं। तो फर्स्ट अपन देखते हैं कि रैखिक बहुलक या लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर में क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट्स जो होती है वह एक दूसरे से लीनियर क्रम में या लीनियर ऑर्डर में व्यवस्थित रहती है और एक दीर्घ श्रृंखला का निर्माण करती है तथा इनमें इरेगुलरिटी अधिक मात्रा में रहती है, यानी असममितता अधिक पाई जाती है। जैसे पॉली एथिलीन, यानी कि इसमें क्या होती है, मोनोमर यूनिट्स क्या होती है, एक दूसरे से एक सीधी रेखा के रूप में जुड़ती जाती है। जैसे यदि एकलक इकाई ए है तो उसकी ए की आपस में जुड़ती रहेगी, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, और एक लंबी श्रृंखला का फॉर्मेशन करती है। तो इसको तो अपन क्या कहते हैं, रैखिक बहुलक। नेक्स्ट आता है अपना शाखित बहुलक। शाखित बहुलक में क्या होता है कि जो मेन श्रृंखला होती है उसके साइड में क्या होती है, साइड ब्रांचेज पाई जाती है या निकली हुई रहती है, जिससे प्राय मुख्य आधार स्तंभ कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि पार्श्व शाखाओं वाली ये दीर्घ श्रृंखलाएं होती है जिसे प्राय अपन मुख्य आधार स्तंभ कहते हैं, और पार्श्व श्रृंखलाओं की संख्या एवं लंबाई कम व ज़्यादा हो सकती है। तो जैसे अपन ने ये मेन ब्रांच ले ली, इस ब्रांच से इधर और इधर शाखाएं निकली हुई होती है, तो इस प्रकार के पॉलीमर को अपन क्या कहते हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर या शाखित बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है संरचना के आधार पर, वो है तिर्यक बंध या त्रिविम जाल बहुलक। इसमें क्या होता है कि एकलक इकाइयाँ जो होती है वह दीर्घ श्रृंखलाओं के रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होकर एक त्रिविम जाल के रूप में जुड़ी रहती है या फिर त्रिविम जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। जैसे ये आपस में जुड़ी हुई है तो ब्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है, तो यानी एक जाल के जैसे संरचना का फॉर्मेशन होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं, इसमें क्या होता है कि एकलक इकाइयों में क्या होता है, तिर्यक बंध होते हैं, उन तिर्यक बंधों के द्वारा वह आपस में जुड़ करके एक त्रिविम जाल का निर्माण करती है, और ऐसे बहुलक को अपन क्या कहते हैं, तिर्यक बंध बहुलक या त्रिविम जाल बहुलक कहते हैं। तो जो समबहुलक थे वह क्या होते हैं, रैखिक, शाखित और त्रिविम जाल की संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं। यानी समबहुलकों में क्या पाई जाती है, रैखिक संरचना पाई जाती है, शाखित संरचना पाई जाती है और त्रिविम जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है। लेकिन सबहुलकों में भी क्या होता है, एक से अधिक भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है। तो ये क्या होती है कि इन बहुलकों की संरचनाएं भी क्या होती है, रैखिक, शाखित एवं तिर्यक होती है। लेकिन इसमें क्या होती है कि जो एकलक इकाइयाँ जो होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये इन संरचनाओं के अलावा और भी अनेक संरचना देते हैं। यानी कि समबहुलक में तो केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाइयाँ होती है, इसलिए
वह केवल रेखित साकित और त्रिविम जालनुमा संरचना का निर्माण करती है। लेकिन सहबहुलक में क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार की इकाइयाँ होने के कारण वह रेखित साकित और त्रियकबंध या जाल त्रिविम जाल जैसी संरचनाएं होती है, लेकिन इसमें दो भिन्न इकाई होने से जो रेखित सहबहुलक होती है उसकी अलग अलग और संरचनाएं होती है। यानी कि उसमें दो एकलक इकाइयाँ, एक ए है दूसरी बी है, तो ए बी की होने की वजह से इसकी अनेक संरचनाएं बन सकती है। फर्स्ट अपन लेते हैं अल्टरनेट कोपोलीमर। अल्टरनेट कोपोलीमर का मतलब है कि इसके अंदर रेखीय संरचना है, लेकिन इसमें ए और बी दोनों जो मोनोमर यूनिट्स है वह अल्टरनेट क्रम में उपस्थित है। यानी पहले ए है, फिर बाद में बी, फिर ए, फिर बी। तो इस प्रकार की इसमें संरचना पाई जाती है। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, अल्टरनेट सहपोलीमर या फिर प्रत्यावर्ती या एकांतर सहबहुलक कहते हैं। और इस प्रकार की संरचना कौन से पॉलीमर में पाई जाती है, स्टाइरिन और मेलेइक एनहाइड्राइड द्वारा निर्मित बहुलकों के अंदर। नेक्स्ट जो रेखिक बहुलक का प्रकार है वो है ब्लॉक कोपोलीमर। यानी इसमें क्या होता है कि पहले एक प्रकार की एकलक इकाइयाँ एक ब्लॉक में उपस्थित होती है, फिर दूसरे प्रकार की एकलक इकाइयाँ एक ब्लॉक में उपस्थित होती है। जैसे अपन ने दे रखा है कि ए यानी कि पहले 5 मोनोमर यूनिट इसकी जुड़ी हुई है, फिर 5 मोनोमर यूनिट 5 मोनोमर दूसरे की जुड़ी हुई है। तो इस पॉलीमर में क्या होता है कि जो भिन्न भिन्न एकलक इकाइयाँ हैं वो एक बड़े अखंड अनुक्रम का निर्माण करती है और इस प्रकार की संरचना दर्शाते हैं स्टाइरिन आइसोप्रीन द्वारा निर्मित सहबहुलक। नेक्स्ट टाइप जो है रैंडम कोपोलीमर। रैंडम कोपोलीमर में क्या होता है कि इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि अनियमित रूप से जुड़े रहते हैं। यानी पहले बी मोनोमर यूनिट आ गई, फिर ए आ गई, फिर ए आ गई, फिर वापस बी आ गई, फिर ए आ गई, फिर बी भी आ गई। तो यानी कि इनमें कोई निश्चित क्रम न होकर एक अनियमित रूप से जुड़े रहते हैं मोनोमर यूनिट्स। तो इस प्रकार के बहुलक को अपन क्या कहते हैं, रैंडम कोपोलीमर कहते हैं या फिर यादृच्छिक बहुलक कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है वह है स्टाइरिन तथा मेथिल मेथेक्रिलेट द्वारा निर्मित सहबहुलक। नेक्स्ट टाइप जो है वो है ग्राफ्टेड कोपोलीमर यानी कि रोपित सहबहुलक। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि यदि मुख्य बहुलक आधार स्तंभ वाली श्रृंखला पर एक ही प्रकार के एकलक हो और पार्श्व श्रृंखलाएं शाखाएं जो होती है वह दूसरे एकलक से बनी हुई हो तो उसको अपन ग्राफ्टेड कोपोलीमर कहते हैं। यानी मेन श्रृंखला तो अपनी एक प्रकार के पॉलीमर से बन जाएगी, मोनोमर से बन जाएगी, और जो शाखाएं होगी वह क्या होगी, दूसरे प्रकार की एकलक इकाई से बनेगी। तो इस प्रकार के बहुलक को अपन क्या कहते हैं, ग्राफ्टेड कोपोलीमर या रोपित सहबहुलक कहते हैं। जैसे ये उदाहरण दे दिया अपन ने, मेथिल मेथेक्रिलेट और पॉलीस्टाइरीन द्वारा निर्मित रोपित बहुलक। तो इसमें क्या होता है कि इसको अपन क्या कहते हैं, इसका रोपित बहुलक का उदाहरण कहते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है अपना है तिर्यकबंध या जाल नुमा वाले सहबहुलकों की संरचना। तो इसमें भी क्या होता है कि एक जाल की जैसी संरचना का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अनेक मोनोमर यूनिट्स हैं, सहबहुलक हैं। तो अलग अलग प्रकार की मोनोमर यूनिट है जो आपस में जुड़ करके एक जाल की जैसी संरचना या त्रियक बंधों के द्वारा एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है वल्कनीकृत रबर। यानी वल्कनीकृत रबर में क्या पाया जाता है, त्रिविम या जाल नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। नेक्स्ट है कि अगर सभी बहुलकों में मुख्य श्रृंखला में एक ही प्रकार के अगर एकलक इकाइयाँ हैं तो उसको हम होमोचेन कहते हैं, और विषम श्रृंखला बहुलक को अपन क्या कहते हैं, हिट्रोचेन पॉलीमर कहते हैं। यानी सम श्रृंखला बहुलक और विषम श्रृंखला बहुलक। सम श्रृंखला बहुलकों की क्या होती है, मुख्य श्रृंखला में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, जबकि विषम श्रृंखला बहुलक की मुख्य श्रृंखला में क्या होता है, भिन्न भिन्न परमाणु विद्यमान रहते हैं। तो इसके आधार पर जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो एक श्रृंखला मुख्य श्रृंखला में तो उसको सम श्रृंखला होमोचेन पॉलीमर, और जिनके अंदर भिन्न भिन्न उपस्थित हो उसको अपन क्या कहते हैं, हिट्रोचेन पॉलीमर कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ
पॉलीमर्स यानी बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों की रासायनिक संरचनाओं और उनकी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर सभी बहुलकों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इनके भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। फर्स्ट है नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल तथा कृत्रिम जो बहुलक होते हैं, इनकी उत्पत्ति यानी कि जो बहुलकों की जो उत्पत्ति का जो आधार है, इन्हें प्राकृतिक या कृत्रिम श्रेणी में रखा गया है। और प्राकृतिक पदार्थों से विलगित करने पर प्राप्त बहुलकों को अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। और नेचुरल पॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है रबर, रेशम, ऊन, केरोटीन आदि सभी प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इनके गुण जो पूर्ण रूप से इनके स्वभाव पर निर्भर करते हैं। और प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलकों के गुणों में रासायनिक प्रक्रमों द्वारा संशोधन करके जो संशोधित प्राकृतिक बहुलक प्राप्त किए जाते हैं वो है सेलोफोन या सेलुलोज, रेसे, एसीटेट, रेयोन आदि। तो कहने का मतलब ये है कि जो बहुलक अपने को प्रकृति से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं उनको अपन नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। और नेचुरल पॉलीमर के गुणों में अगर अपन कोई रासायनिक प्रक्रमों द्वारा संशोधन करते हैं और उससे अपन प्राप्त करते हैं पॉलीमर, तो उसको अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक या फिर संशोधित प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। और संशोधित प्राकृतिक बहुलक का जो एग्जाम्पल होता है वह है सेलोफेन, सेलुलोज, रेसे, एसीटेट, रेयोन आदि। और जो नेक्स्ट जो है अपना कृत्रिम बहुलक क्या होते हैं कि ये सरल और न्यून अणुभार वाले पदार्थ को प्रारंभिक पदार्थ के रूप में लेते हुए कृत्रिम विधियों द्वारा इनको निर्मित किया जाता है। यानी कि कम अणुभार वाले पदार्थों को अपन प्रारंभिक पदार्थ मानते हैं और उन प्रारंभिक पदार्थों से अपन कृत्रिम विधियों के द्वारा इसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं या कृत्रिम बहुलक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन 66, बेकेलाइट, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीएथिलीन एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप जो है वो है कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक। तो किसी तत्व में के द्वारा अगर बहुलक यौगिक बनता है तो वह निर्भर करता है कि वह किस तत्व से मिलकर बना है, कि वह कौन से तत्व से मिलकर बना है या फिर पीरियोडिक टेबल में उस तत्व की कौन सा स्थान है। तो इसमें क्या है कि वे बहुलक जो आधार स्तंभ श्रृंखला कार्बन परमाणु से बनी हुई होती है, जिनकी मेन जो बेस जो है वह कार्बन से बना हुआ होता है या कार्बन परमाणु से बनी होती है, उसे कार्बनिक बहुलक कहते हैं। और इन बहुलकों में क्या आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन आदि परमाणु भी मुख्य श्रृंखला की पार्श्व संयोजकता के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी कि मेन चेन जो होगी वह किससे होगी, कार्बन परमाणु से बनी होती है। और साइड में इससे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, हेलोजन आदि परमाणु की पार्श्व संयोजकता के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे बहुलक को अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक बहुलक कहते हैं। तो कार्बनिक बहुलक में इसका जो एक उदाहरण है कार्बनिक पॉली एसिड, ये क्या कहलाता है, ये कार्बनिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि इसमें प्राकृतिक बहुलक बहुत कम प्राप्त होते हैं और अधिकांश कृत्रिम बहुलक ही कार्बनिक बहुलक है। यानी कि प्राकृतिक बहुलक कार्बनिक बहुलक नहीं होते। मैक्सिमम जो बहुलक है वह कृत्रिम बहुलक कार्बनिक बहुलक ही है। नेक्स्ट जो है कि वे बहुलक जिनकी श्रृंखलाओं में विभिन्न परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं तथा मुख्य श्रृंखला में कोई कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं रहता, उनको अपन क्या कहते हैं, अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। यानी कार्बनिक और अकार्बनिक बहुलक का मेन डिफरेंस है कि जिनकी मेन श्रृंखला में या आधार स्तंभ में कार्बन परमाणु से मिलकर बनी है उसको अपन कार्बनिक बहुलक कहते हैं। और अगर जो कार्बन परमाणु से न बनकर अन्य परमाणुओं से मिलकर बनी होती है उसको अपन अकार्बनिक बहुलक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलीसिलेन हो गया, पॉलीफॉस्फेट हो गया, पॉलीफास्फोनाइट्राइल क्लोराइड हो गया, सिलिकॉन रबर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। यानी कि
थर्मोप्लास्टिक का मतलब हो गया कि उसको गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और फिर किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं, और ठंडा करके अगर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो वे बहुलक जो गर्म करने पर क्या होते हैं, मुलायम होते हैं और किसी भी आकार में परिवर्तित किए जा सकते हैं तथा ठंडा करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कहते हैं। और इन बहुलकों के लिए क्या होता है, गर्म करना ठंडा करना प्रक्रम को बार बार दोहराया जा सकता है, यानी कि कई बार इसको गर्म किया जा सकता है, कई बार ठंडा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, नाइलॉन हो गया, मोम हो गई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या किसके हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के हैं। नेक्स्ट जो है थर्मोसेटिंग, जैसा नाम से स्पष्ट है, ताप दृढ़, यानी कि ऐसे बहुलक गर्म करने पर क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन द्वारा क्या हो जाते हैं, कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाता है। इनको अपन ये क्या कहते हैं, ताप दृढ़ या फिर थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। यानी इन बहुलकों को अपन गर्म करके ठंडा करने पर पुनः मूल अवस्था में नहीं लौटते, यानी ये एक बार जिस प्रकार का आकार ग्रहण कर लेते हैं ये उसी आकार में रहते हैं, इनको वापस बार बार गर्म करके ठंडा करके अपन मूल अवस्था में नहीं ला सकते। जैसे योक या अंडे का योक, तो ये थे अपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट जो है प्लास्टिक और इलास्टोमर और फाइबर एंड लिक्विड रेजिन, यानी कि प्लास्टिक पॉलीमर, इलास्टोमर पॉलीमर, फाइबर पॉलीमर और लिक्विड रेजिन पॉलीमर क्या होते हैं। तो जो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जब किसी बहुलक को ऊष्मा और प्रेशर के द्वारा कठोर आकृति में बदल दिया जाए तो उसके उपयोग से वस्तु बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी बहुलक को हीट और प्रेशर द्वारा कठोर आकृति में बदल दिया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहा जाता है। जैसे पॉलीस्टाइरीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और जो बहुलक रबर के समान प्रत्यास्थता दर्शाते हैं, यानी खींचने पर शीघ्र ही काफ़ी लंबाई तक खींच जाते हैं और दबाव हटाने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रत्यास्थलक या इलास्टोमर पॉलीमर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक रबर हो गया, कृत्रिम रबर हो गया, सिलिकॉन रबर हो गया। नेक्स्ट है कि यदि किसी बहुलक को लंबे रेशों के रूप में खींचा जा सके तो रेसे बनाने वाले बहुलक कहा जाता है। ये रेसे बनाने वाले जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें उच्च दृढ़ता और लचक वाले रेसे बनाते हैं, और उच्च दृढ़ता और लचक वाले रेसे बनाते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, टेरिलीन आदि। तो रेसे और प्रत्यास्थलक के अलावा सभी कृत्रिम बहुलकों का उपयोग लेपन, आसंज, एडहेसिव और मुद्रक आदि के रूप में लेते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, द्रव रेजिन कहते हैं। यानी जिनका उपयोग जो अपने फाइबर है और इलास्टोमर है उनके अलावा सभी जो कृत्रिम पॉलीमर्स हैं उनका उपयोग अपन आसंजी या मुद्रक के रूप में लेते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, द्रव रेजिन पॉलीमर कहते हैं। और द्रव रेजिन पॉलीमर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एपॉक्सी आसंजी या पॉलीसल्फाइड मुद्रक। तो ये था अपना पॉलीमर, मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीमर, उनकी संरचना के आधार पर और उनमें भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे